वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th की साइंस की बुक का चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है? देखिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, जैसे कि हम लोग बेसिकली इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं किस तरीके से हमारा खाना डाइजेस्ट होता है, किस तरीके से हम लोग जो सांस लेते हैं वो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस करती है, हमारी बॉडी से वेस्ट मटीरियल बाहर निकलता है, कैसे हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होने से क्या होता है, बॉडी को न्यूट्रिशन कैसे मिलता है, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाउ डू वी टेल डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज़ अलाइव एंड व्हाट इज़ नॉट अलाइव? हम लोग को कैसे पता लगता है कि भाई कोई चीज़ ज़िंदा है और कोई चीज़ ज़िंदा नहीं है? अगर हम लोग एक भागते हुए डॉग को देखते हैं या फिर कट च्यू करती हुई, यानी कि जो चारा चबाती हुई गाय को देखते हैं, या फिर मैन को हम लोग तेज से चिल्लाते हुए स्ट्रीट पर देखते हैं, हम लोगों को पता है ये सारे के सारे लिविंग बींग्स हैं। व्हाट इफ़ द डॉग और द काउ और द मैन वर अस्लीप? तो अगर क्या हो कि मैन, काउ, डॉग ये सब बिल्कुल सोए हुए हैं, तो हमें कैसे पता लगेगा ये सब लिविंग है? वी वुड स्टिल थिंक दैट दे आर अलाइव, बट हाउ डिड वी नो दैट? हमें लगेगा कि हाँ ये ज़िंदा है, बट कैसे पता लगेगा वो ज़िंदा है? वी सी देम ब्रीदिंग, हम उन्हें सांस लेते हुए देख सकते हैं। एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, हम सांस लेते हुए देखेंगे, हमें समझ में आ जाएगा वो ज़िंदा है। तो प्लांट्स के बारे में क्या? व्हाट अबाउट प्लांट्स? तो हमें कैसे पता लगता है कि वो भी ज़िंदा हैं? हम देखते हैं कि वो ग्रीन कलर के हैं। सम ऑफ अस विल से, हम कहेंगे कि भाई ग्रीन कलर के हैं इसलिए ज़िंदा है, बट क्या सारी ग्रीन चीज़ें ज़िंदा होती हैं? हम वी सी देम ब्रीदिंग एंड वी नो दैट दे आर अलाइव, है ना। सॉरी, यहाँ पे आ गए थे हम लोग कि प्लांट्स के पत्ते ग्रीन है तो वो ज़िंदा है, हमें ऐसा लगेगा कि वो ग्रो कर रहे हैं समय के साथ साथ, इसलिए हमें पता है वो ज़िंदा है। सम विल से, कुछ ऐसा कहेंगे कि भाई प्लांट ज़िंदा है या फिर प्लांट एक लिविंग बीइंग है, प्लांट अलाइव हैं। हमें कैसे पता लगता है? क्योंकि वो बढ़ते जाता है टाइम के साथ साथ। दूसरे वर्ड्स में वी टेंड टू थिंक्स, मतलब हम क्या सोचते हैं कि भाई कोई भी चीज़ ज़िंदा है, वो कैसे हमें पता लगता है? उस चीज़ में कोई ना कोई मूवमेंट हो रहा होता है, उस चीज़ में कोई मूवमेंट हो रहा होता है, उस मूवमेंट की वजह से ही हमें पता लगता है कि वो चीज़ ज़िंदा है या नहीं है। कुछ चीज़ें ग्रोथ रिलेटेड होती हैं, इससे हमें एविडेंस मिल जाता है कि हाँ वो चीज़ जो है भाई ज़िंदा है। बट प्लांट्स दैट इज़ नॉट विजिबली ग्रोइंग इज़ स्टिल अलाइव। तो प्लांट जो कि हमें नहीं पता लगता कि वो बढ़ रहा है, फिर भी वो ज़िंदा होता है। कुछ एनिमल्स ब्रीथ कर रहे होते हैं, फिर भी हमें समझ में नहीं आता वो ब्रीथ कर रहे हैं, सांस ले रहे होते हैं, बट हमें कुछ समझ ही नहीं आता है ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, फिर भी वो ज़िंदा होते हैं। तो सिर्फ विजिबल मूवमेंट का मतलब है जो हमें दिखे कि मूव कर रहा है। वो एक डेफिनेट सही क्राइटेरिया नहीं होता है ये बताने का कि भाई किसी चीज़ में जान है या नहीं है। मूवमेंट ओवर स्मॉल स्केल्स विल बी इनविजिबल। छोटे स्केल पर अगर कोई मूवमेंट हो रही होती है तो वो इनविजिबल होती है, दिखती नहीं है हमारी नेकेड आइज़ को। मतलब अगर हम लोग नंगी आँख या फिर बिना कोई इक्विपमेंट लगा, माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप या फिर कुछ भी, है ना, लेंस वगैरह लगाए, अगर हम लोग किसी ऑर्गेनिज्म को, बहुत ही छोटे ऑर्गेनिज्म को देखेंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा वो जिंदा है या नहीं है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे मूवमेंट हो रही होती है, बहुत ही छोटे लेवल पे। एग्जाम्पल के लिए, है ना, मॉलिक्यूलर लेवल पे अगर मूवमेंट हो रही है तो हमें पता ही नहीं लगेगा भाई मूवमेंट हो भी रही है या नहीं हो रही है। तो इज़ दिस इनविजिबल मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट दे विल से येस। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट जो मॉलिक्यूल्स में डील करते हैं वो बता सकते हैं माइक्रोस्कोप वगैरह की हेल्प से कि कोई चीज़ में मूवमेंट हो रही है या नहीं। इनफैक्ट वायरस जो हैं वो कोई भी मॉलिक्यूलर मूवमेंट शो नहीं करते हैं जब तक वो किसी सेल से अटैच नहीं हो जाते। दिस इज़ द कंट्रोवर्सी अबाउट व्हाट दे आर ट्रूली अलाइव और नॉट। तो जो वायरस है वो पूरी तरीके से ज़िंदा है या फिर नहीं है, ये हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि अगर वो किसी नॉर्मल से सरफेस पर पड़ा हुआ है तो हमें लगेगा कि वो ज़िंदा नहीं है, बट जैसे ही वो अगर एक किसी ह्यूमन बीइंग के या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आता है तो वायरस जिंदा हो जाता है। तो व्हाई आर मॉलिक्यूलर मूवमेंट्स नीडेड फॉर लाइफ? तो भाई ये जो मॉलिक्यूलर मूवमेंट है, देखिए हमारी बॉडी में काफ़ी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इन मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट की भाई ज़िंदा रहने के लिए क्या ज़रूरत होती है? हम लोगों ने पहले भी देखा है, इससे पहले की भी क्लासेस में, कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आर वेल स्ट्रक्चर्ड। तो एक जो ह्यूमन बीइंग है उसके काफ़ी सारे ऑर्गन्स होते हैं, वो ऑर्गन्स काफ़ी ज़्यादा वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं। दे कैन हैव टिश्यूज़ हैव सेल्स हैव स्मॉलर कंपोनेंट्स इन देम एंड सो ऑन। तो सेल होता है, ठीक है, सेल होता है, सेल में टिश्यू होते हैं, फिर उसके बाद आगे उसके और भी ज़्यादा कंपोनेंट्स होते हैं। बिकॉज ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स, इन इफ़ेक्ट्स के वजह से, बिकॉज ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, दिस ऑर्गेनाइज्ड ऑर्डर्ड नेचर ऑफ लिविंग स्ट्रक्चर इज़ वेरी लाइकली टू कीप ब्रीदिंग डाउन ओवर टाइम। तो समय के साथ साथ ये जो मतलब इफ़ेक्ट होते हैं ना, बिकॉज ऑफ दीज इफ़ेक्ट्स
of environment, this organized ordered nature of living structure is very likely to keep breathing down over the time। तो मतलब हम लोगों का जो स्ट्रक्चर है ह्यूमन का, वो एनवायरनमेंट के हिसाब से हम लोग ब्रीथ करते हैं या फिर हमारी लाइफ चलती है। इफ़ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, अगर कोई भी दिक्कत आ जाती है, जो हमारा नॉर्मल एनवायरनमेंट होता है, भी नॉर्मल हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर होता है, इसमें कोई भी अगर दिक्कत आ जाती है, ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर बी अलाइव, तो वो ऑर्गेनिज्म मर जाता है। जैसे कि बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया, हो सकता है डेथ हो जाए, खाना ना मिले हो सकता है डेथ हो जाए, बहुत हवा गंदी हो जाए, गंदा पानी हो जाए, मतलब कुछ भी बहुत ज़्यादा अगर एनवायरनमेंट में हमारे आसपास या हमारी बॉडी में चेंजेस आते हैं तो डेथ भी हो सकती है। सो लिविंग क्रीचर्स मस्ट कीप रिपेयरिंग एंड मेंटेनिंग देयर स्ट्रक्चर। तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी के सेल्स मरते रहते हैं, बनते रहते हैं, तो सिर्फ मरने लगे और बने ना तो डेथ हो जाएगी। इसीलिए जितने भी लिविंग क्रिएचर्स होते हैं, मतलब जितने भी लोग जिंदा हैं, उन लोगों को अपनी बॉडी को रिपेयर करना होगा और अपने स्ट्रक्चर को मेंटेन करना होगा। सिंस ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो जितने भी बॉडी के स्ट्रक्चर्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं। दे मस्ट मूव मॉलिक्यूल्स अराउंड ऑल टाइम। तो जो मॉलिक्यूल्स होते, हमारी जो बॉडी है वो कई सारे मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये काफ़ी ज़्यादा मूव करते हैं। वैसे इस चैप्टर के लिए इतना ज़्यादा ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मेंटेनेंस प्रोसेस क्या क्या होता है, यहाँ से मेन चैप्टर स्टार्ट होता है। व्हाट आर लाइफ प्रोसेस, तो लाइफ प्रोसेस क्या होते हैं। तो मेंटेनेंस का जो फंक्शन होता है ना लिविंग ऑर्गेनिज्म का, मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो मेंटेनेंस का मतलब होता है चीज़ों का ठीक होना। तो हमारी बॉडी की जो मेंटेनेंस होती है, ठीक ठाक सब कुछ काम करता रहे, ये प्रोसेस हमेशा चलता रहता है, चाहे हम कुछ कर रहे हो या ना कर रहे हो। इवन व्हेन वी आर सिटिंग, अगर हम लोग सिर्फ आराम से क्लास में बैठे हुए हैं, हम सो रहे हैं, ये जो मेंटेनेंस का काम है ना, ये हमेशा ही चलता रहता है। प्रोसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो हमारी बॉडी का जो मेंटेनेंस बनाने का काम होता है ना, कि भाई सब कुछ सही से ठीक ठाक सा चलता रहे, ये मेंटेनेंस का जो काम चलता रहता है ना हमारी बॉडी में, इसको ही लाइफ प्रोसेस कहते हैं। जैसे कि हमारा खाना पचता रहता है, हम लोग सांस लेते रहते हैं, हमारी बॉडी में खाना पचता रहता है, तो ये सारे ब्लड फ्लो होता रहता है, ये सारे लाइफ प्रोसेस होते हैं। सिंस दीज मूवमेंट्स प्रोसेसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन, एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम। तो भाई जो मेंटेनेंस का प्रोसेस चल रहा होता है, इसमें कुछ सेल्स बन रहे होते हैं, कुछ मर रहे होते हैं, कुछ चीज़ें मतलब टूट फूट भी रही होती है, जैसे कि हमारा जो खाना है वो ब्रेक डाउन हो रहा होता है, तो इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, आउटसाइड से, बाहर से आती है, हम ऑर्गेनिज्म के बाहर से आती है एनर्जी, बेसिकली हम जो खाना खाते हैं उससे आती है। तो काफ़ी सारे दिस एनर्जी comes from outside the body of individual organism, so there must be a process to transfer a source of energy from outside the body of organism which we call food। तो खाना जो है, जब हम खाते हैं, खाने से ही हमें एनर्जी मिलती है और इसी से हमारी बॉडी चलती है। तो एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है बॉडी के बाहर से ऑर्गेनिज्म के अंदर खाने के द्वारा। तो बाहर से हमें एनर्जी चाहिए होती है ताकि हमारी बॉडी में जो ये रिपेयर का पूरा काम है और मेंटेनेंस का काम है, ये चलता रहे। और ये जो प्रोसेस चल रहा होता है ना, कि हम लोग खाना खा रहे हैं, फिर हमारी बॉडी मेंटेन हो रही है, इससे क्या होता है, हमारी जो खाना होता है ये हम लोगों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इफ़ द बॉडी साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म इज़ टू ग्रो, अगर किसी ऑर्गेनिज्म की बॉडी के साइज़ को बढ़ना होगा तो एडिशनल रॉ मटेरियल विल बी नीडेड फ्रॉम आउटसाइड। मतलब अगर बॉडी के साइज़ को बढ़ाना है तो और भी ज़्यादा चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि प्रोटीन की, अगर बॉडी की ग्रोथ के लिए। तो लाइफ जो है अर्थ पर डिपेंड करती है कार्बन मॉलिक्यूल्स पर। मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड। तो ज़्यादातर जो लाइफ है ना अर्थ पर, वो कार्बन है। मतलब हर चीज़ में आपको लगता है कार्बन डाइऑक्साइड बेकार है, ये वो, हाँ मतलब अगर लेवल से ज़्यादा बढ़ रही है तो बेकार है, बट लाइफ इस अर्थ पे जो भी एग्जिस्ट कर रही है ना चीज़ें, ज़्यादातर कार्बन की फॉर्म में ही एग्जिस्ट कर रही हैं। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेसेस। तो कार्बन कितना ज़रूरी है, कितने अलग अलग, जैसे इंसान को अलग कार्बन की रिक्वायरमेंट है, एनिमल्स को अलग, प्लांट्स को अलग, और हर एनिमल को अलग अलग है ना, उसके हिसाब से हम लोग अपने न्यूट्रिशन में कार्बन का इस्तेमाल करते हैं। आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरीड सिंस द एनवायरनमेंट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। तो जो आउटसाइड सोर्सेज होते हैं ना एनर्जी के, वो काफ़ी ज़्यादा अलग अलग होते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट हमारा अलग अलग होता है। भाई इंसान अलग एनवायरनमेंट में रह रहा है, एक मछली अलग एनवायरनमेंट में रह रही है, तो इनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स भी तो अलग अलग ही होंगी ना, और इनकी एनर्जी के सोर्स भी अलग अलग होंगे। देयरफॉर नीड so these source of energy therefore need to be broken down or built up in the body and must be finally converted to a uniform source of energy that can be used for various molecular movements। तो इसमें क्या है, ये जो सोर्स एनर्जी का सोर्स हमें बाहर से मिलता है, therefore need
जो हमने खाना खाया इसको ब्रेक डाउन भी करना पड़ेगा ताकि हमारी बॉडी में ये लग सके, और फिर फाइनली एक ऐसे एनर्जी सोर्स में इसको कन्वर्ट करना होगा कैन बी यूज फॉर वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट। तो हमारी एनर्जी हमें बॉडी में मिलेगी खाने से, फिर हमारी बॉडी के मॉलिक्यूल्स ईजिली फिर मूव कर पाएंगे, हमारी बॉडी मेंटेन हो पाएगी, एज वेल एज टू द काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स द बॉडी नीड्स टू ग्रो। और इस तरीके के भी एनर्जी जो बाहर से खाने के फॉर्म में ले रहे हैं, बॉडी को इस तरीके से चीज़ें मिलेंगी जिससे हमारे, जैसे कि खाना बन रहा है तो मॉलिक्यूल्स पहले के मूव भी कर रहे हैं और नए मॉलिक्यूल्स भी बन रहे हैं हमारी बॉडी को और सही रखने के लिए। तो ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल रिएक्शन नीडेड टू ब्रेक डाउन द मॉलिक्यूल्स। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन, इनसे क्या होता है, मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने की ये काम आती है रिएक्शन। फॉर दिस मैनी ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन सोर्स्ड फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी। तो वही है कि काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं जो हमारे लाइफ के प्रोसेसेस होते हैं, इससे एनर्जी जो है हमें बाहर से ही मिलती है। ऑब्वियसली खाना तो हम बाहर से ही लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द आउटसाइड द बॉडी एंड टू यूज़ इट इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ फूड, है ना। तो ये होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। तो हम लोग खाना बाहर से लेते हैं और ऑक्सीजन भी हम लोग प्लांट से लेते हैं, फिर हमारी बॉडी में ऑक्सीजन एंटर करती है और हमारी बॉडी के जो हमने खाना खाया था उसको ब्रेक डाउन करने का काम करती है। और इसी प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब सांस लेते हैं तो कुछ सेल्स ब्रेक डाउन होते हैं, रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है ये पूरा। और इन द केस ऑफ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म नो स्पेसिफिक ऑर्गन्स फॉर टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेज और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड। तो जो सिंगल सेल, क्योंकि हम लोग तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है ना ह्यूमंस तो, बट एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं काफ़ी सारे, उसमें सिर्फ कोई अलग अलग ऑर्गन्स तो होते नहीं कि भाई गैस एक्सचेंज के लिए, मतलब गैस अंदर जा रही है बाहर निकल रही है, जैसे कि ऑक्सीजन अंदर जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल रही है, और फूड कहीं से अंदर जा रहा है। उनके अलग अलग ऑर्गन्स नहीं है, वो एक सेल से ही सारा का सारा काम चला रहे होते हैं। तो सारा का सारा उनका जो सरफेस होता है ना, वो एनवायरनमेंट के टच में होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का। जैसे कि अमीबा हो गया, वो खाना भी एनवायरनमेंट से ले रहे हैं, एनवायरनमेंट में छोड़ रहे हैं, पानी हवा सब कुछ एनवायरनमेंट से ले रहे हैं और एनवायरनमेंट में ही वेस्ट निकाल रहे हैं। तो but what happen when the body size of organism increases, the body design become complex। तो जब बॉडी का साइज़ बढ़ जाता है तो बॉडी का काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है। जैसे कि ह्यूमन एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो ह्यूमन की बॉडी का हर एक सेल बाहर के एनवायरनमेंट के तो कांटेक्ट में नहीं है ना। जैसे कि हार्ट हो गया, लिवर हो गया, किडनी हो गया, तो बाहर से बिल्कुल मतलब एक बहुत बड़ी लेयर है, वो एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में तो नहीं आता है। तो इसलिए क्या होता है कि अलग अलग ऑर्गन्स की फिर हमें ज़रूरत पड़ने लगती है कि बहुत ज़्यादा ऑर्गन बड़ा हो जाएगा, बॉडी बड़ी हो जाएगी, तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट पे से सब कुछ नहीं ले लेती है। तो इसलिए अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं और अलग अलग ऑर्गन्स की अलग अलग डिमांड्स भी होती हैं। तो सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द सेल। डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है, हम लोगों ने वही ना, जैसे कि मान लो ये सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसमें ऑक्सीजन गई और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई, तो ये डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है ना, अंदर लिया और फिर बाहर ऐसे ही छोड़ दिया। तो जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसमें डिफ्यूजन का प्रोसेस तो काम भाई करता नहीं है। तो यही है। अब वी हैव सीन प्रीवियसली हाउ इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म वेरियस बॉडी पार्ट्स हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म। तो पहले भी हम लोगों ने क्लास 9 में भी देखा हुआ है कि अलग अलग बॉडी पार्ट अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। हम लोगों को इस आइडिया से भी पता है कि जैसे कि और टिश्यू, सबसे पहले सेल होता है, फिर सेल के बाद टिश्यूज़ बनते हैं, है ना। तो काफ़ी सारे टिश्यूज़ मिल करके ऑर्गन बनाते हैं, फिर ऑर्गन से फिर काफ़ी सारे ऑर्गन सिस्टम बन जाता है। तो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बॉडी के हिसाब से होती है अलग अलग ऑर्गन्स की, जिसका उसका इस्तेमाल करना की ज़रूरत, मतलब जिस ऑर्गन को जहाँ जहाँ काम जो काम करना है उसके हिसाब से सारे ऑर्गन्स सेट हो रखे होते हैं बॉडी में। तो इट इज़ देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड ऑफ ऑक्सीजन विल ऑल्सो बी फंक्शन ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू। तो देखिए, ऑक्सीजन लेना और ऑक्सीजन बाहर छोड़ना, ये भी अलग अलग टिश्यूज़ काम कर रहे होते हैं। हाउएवर दिस पोजेज अ प्रॉब्लम, ये एक प्रॉब्लम भी ला सकती है, सिंस फूड एंड ऑक्सीजन आर नाउ टेकन अप एट वन प्लेस एंड द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो भाई खाना भी आप लोगों ने मुँह से लिया, मुँह से खाया, है ना, वो गया नली में, है ना, होता है हमारी एसोफेगस होती है, फिर एयर पाइप जो होता है वो बिल्कुल जो होते हैं दोनों के दोनों साइड में आसपास होते हैं। तो सांस ली और खाना वो फंस ना जाए इधर उधर, तो ये भी दिक्कत हो जाती है। तो वाइल ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी नीड देम, द सिचुएशन क्रिएट्स अ नीड फॉर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो भाई हमारी अलग अलग क्या होती हैं
वो होती हैं, सेल्स होते हैं, अलग अलग टिश्यूज़ होते हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो इसीलिए क्या है कि ऑर्गन्स एक दूसरे से काफ़ी दूर दूर होते हैं ताकि वो फंक्शंस अपने अलग अलग कर सके। तो न्यूट्रिशन किस तरीके से ट्रांसफ़र होता है, तो वो न्यूट्रिशन ट्रांसफ़र होता है ब्लड की फॉर्म में। तो ब्लड हो गई और ऑक्सीजन हो गई, है ना। तो ये ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम काम करता है एक सामान को दूसरी जगह ले जाने के लिए। मतलब जैसे कि ब्लड है वो हार्ट से लेकर के बॉडी के बाकी सारे पार्ट्स में जाता है ना, तो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इसी तरीके से काम करता है। तो व्हेन केमिकल रिएक्शंस यूज़ द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स दैट आर नॉट ओनली यूजलेस फॉर द सेल्स ऑफ द बॉडी बट कुड इवन बी हार्मफुल। तो जो केमिकल रिएक्शन हो रही होती है, ठीक है, कार्बन सोर्स है, उसमें ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वो अलग अलग रिएक्शन कर रहे होते हैं, कई सारे बाई प्रोडक्ट्स भी निकल रहे होते हैं। तो कई बार वो बॉडी के लिए यूजलेस भी होते हैं और हार्मफुल भी होते हैं। तो भाई उनको बॉडी से बाहर भी निकालना होगा, तो उनको डिस्कार्ड भी करना होगा। तो जो बॉडी के बाहर निकालने का प्रोसेस होता है उसे एक्सक्रीशन कहते हैं। देखिए ये ना पूरे चैप्टर की समरी से मिल गई आपको कि डाइजेशन है, एक्सक्रीशन है, रेस्पिरेशन है, ये आगे पूरे चैप्टर में यही है। अगेन इफ द बेसिक रूल्स फॉर द बॉडी डिजाइन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आर फॉलोड, तो भाई बेसिक रूल फॉलो किया जाए, अ स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर एक्सक्रीशन विल बी डेवलप्ड। मतलब बॉडी से बाहर निकालने के लिए एक अलग ऑर्गन डेवलप करना पड़ेगा। तो वही होती हैं हमारी किडनीज, है ना। किडनी क्या करती हैं, यूरिन को और बाकी सारे जो बॉडी का वेस्ट होता है उसको बॉडी से बाहर निकाल करके फेंक देती हैं। तो जैसे कि अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं, जैसे हमारे खाने को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और हमारे लंग्स होते हैं उसके लिए हवा, है ना, ऑक्सीजन सांस वांस लेने के लिए, और किडनी होती है हमारी बॉडी से इम्प्योरिटीज़ को बाहर निकालने के लिए, एनएस होता है। तो ये सारे के सारे ऑर्गन्स मिलकर के काम करते हैं हमारी लाइफ के प्रोसेस को चलाने के लिए। अभी न्यूट्रिशन वाला जो पार्ट है और आगे के चैप्टर हम लोग आगे आने वाले वीडियोज़ में देखेंगे। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइएगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।